नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, तो अक्सर एक ये क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है या नहीं है। दूसरा, अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो गवर्नमेंट्स की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट्स के क्या रूल्स हैं, ये डाउट्स हमारे मन में आते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते हो तो क्या वो लीगल है या नहीं है कंपनी, उसने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हुए या नहीं किए हुए, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो चाहे मैं अपनी एक नई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, जिसे हम एमएलएम कंपनी बोलते हैं, एमएलएम कंपनी में अपनी बनाना चाहूं, या मैं किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं एज ए डायरेक्ट सेलर, तो दोस्तों इस संबंध में सरकार ने 2021 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और ये रूल्स एप्लीकेबल हो गए हैं 1 जनवरी 2022 से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएलएम बिजनेस करना चाहते हैं या आप एमएलएम को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम आपको सारे जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, किन किन बातों का एमएलएम कंपनीज को ध्यान रखना है, या अगर आप एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप भी देख सकते हैं कि क्या वो सामने वाली कंपनी, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या रूल्स इस संबंध में निकाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये थी, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू कंप्लाई दीज रूल्स विद इन 90 डेज। यानी कि दोस्तों, अगर जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं, जो एमएलएम कंपनीज ऑलरेडी हैं इंडिया में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको ये सारे रूल्स 90 डेज के अंदर कंप्लाई करने ही होंगे। यानी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि जो नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जिनकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी काम कर रही है। बोथ डायरेक्ट सेलर्स एज वेल एज द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज using e-commerce platform for sale shall comply with the requirement of consumer protection e-commerce rules 2020। इसके अलावा अगर जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, यानी कि जो इनके हम नॉर्मली मेंबर्स बोलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, और जो एमएलएम जो कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं, तो उन्हें भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 को फॉलो करना होगा। दोस्तों इसके अलावा क्या है, बोथ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स, मैं इसको बड़ा छोटे भाषा में बात करूंगा, जहां भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज है, इट मींस एमएलएम कंपनीज, और डायरेक्ट सेलर्स मींस मेंबर्स, जो उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि एमएलएम के अंदर मेंबर्स वर्ड यूज किया जाता है। तो जो एमएलएम कंपनीज हैं एंड उसके मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा रूल गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अब आप पिरामिड स्कीम को, जो एमएलएम का काम करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, तो आप कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लेकर के आ सकते जो पिरामिड स्कीम हो, या आप कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं लेकर के आ सकते जो मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंतर्गत आता हो। जैसे कैसे कई बार हमारे पास में आता है कि जी सर, मैं आपको मेंबरशिप की फीस दीजिए, आप उसके बाद 2 मेंबर बनाइए, वो उनसे आप मेंबरशिप लीजिए, फिर 2 मेंबर बनाइए, तो वो बस मनी को सर्कुलेट करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते, तो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ए मैकेनिज्म टू मॉनिटर और सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो एमएलएम कंपनीज और जिसके मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर और सुपरवाइज करेंगे। वेल लेट डाउन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस फॉर बोथ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए क्या क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी इस रूल्स के अंदर बताई गई हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू बी लायबल फॉर ग्रेवियंस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स डायरेक्ट सेलर्स। यानी कि यदि मेंबर्स कोई प्रोडक्ट को बेचता है या कोई सर्विसेज, अगर जो एमएलएम कंपनी कोई सर्विस या गुड्स को बेचती है थ्रू इट्स मेंबर्स, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एंट्री यानी एमएलएम कंपनीज जिम्मेदार होंगी।
अब दोस्तों बात करते हैं दीज रूल्स अप्लाई टू, ये रूल किस किस पर अप्लाई होते हैं। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदते या बेचते हो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे। ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और जैसा कि हमने अभी ऊपर बात करी पहले कि पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम अब एप्लीकेबल नहीं होगी, वो अब आप काम नहीं कर सकते, वो टोटली इलीगल होगा। जी हाँ, ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफरिंग गुड्स और सर्विस टू कंज्यूमर इन इंडिया, तो जितनी भी एमएलएम कंपनीज गुड्स को और सर्विसेज को यदि वो ऑफर करती हैं तो उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आल्सो, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यदि कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स के अंदर है तो वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और साथ ही टू डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज विच इज नॉट एस्टेब्लिश इन इंडिया बट ऑफर गुड्स और सर्विस टू कंज्यूमर इन इंडिया। एक ये इशू बहुत आता था दोस्तों कि वो कहते थे कंपनी तो हमारी आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश है इसलिए हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं हुए, तो उन्होंने यहाँ पर उन कंपनीज को भी कवर कर दिया है। वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि अब आप इंडिया के बाहर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, इंडिया में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कंपनी इंडिया के बाहर भी रजिस्टर्ड है और अगर आप इंडिया के कंज्यूमर्स को आप गुड्स और सर्विसेज देते हो थ्रू एमएलएम, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल्स ई कॉमर्स रूल्स की हमने ऊपर ऑलरेडी बात करी ली है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अब बात आती है कि रूल्स तो देखिए आपको मालूम पड़ गया कि भाई एक तरह से जो भी इंडिया में कंपनीज एमएलएम का काम करेंगे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब एंटिटी जो एमएलएम कंपनी है या उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात कि अगर इनमें से उन्होंने कोई काम किया तो मतलब कि वो इलीगल वर्क कर रहे हैं। क्या है, promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement in any manner whatsoever in the grave to doing direct selling business। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी बात की, यदि आप प्रमोटिंग ए पिरामिड स्कीम, यदि आप पिरामिड स्कीम को प्रमोट करते हो, उसमें मेंबर्स को एनरोल करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी नाम से आप कहते हो कि साहब, लेकिन अल्टीमेटली वो पिरामिड स्कीम के अंदर कवर होती है, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते। दूसरा मनी सर्कुलेशन स्कीम, जिसके बारे में हमने बात की, तो ये टोटली प्रोहिबिटेड कर दी गई है। अब है द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज व्हिच इंटर इंक्लूड्स, अब जो एमएलएम कंपनीज है उनके लिए क्या ऑब्लिगेशंस आई हैं। तो सबसे पहली बात, इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी जो एमएलएम है वो या तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इफ ए पार्टनरशिप फर्म बी रजिस्टर्ड विद ए पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि यदि आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो वो भी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू आपका रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। इसके अलावा आप एलएलपी भी आप खोल सकते हो, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म अब एमएलएम का बिजनेस नहीं कर सकती। यदि कोई आपके पास आता है कि साहब मेरा एमएलएम का बिजनेस है, मैं एमएलएम करता हूं, आप सबसे पहले तो उससे पूछिए भैया तुम कंपनी तुम्हारी रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो कहेगा कि भाई साहब मेरी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है इसका मतलब वो इलीगल है, वो कर ही नहीं सकता इस काम को। वो कहता है कि जी मेरे साथ पार्टनरशिप फर्म है, तो आप कहोगे फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो नहीं चलेगी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, एलएलपी या फिर वो एलएलपी होनी चाहिए। दूसरा, टू हैव ए मिनिमम ऑफ 1 फिजिकल लोकेशन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया। तो जैसा भी हमने आपसे ऊपर भी बात की थी कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी है तो उसका इंडिया में भी एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए, एक कम से कम उसका ऑफिस इंडिया के अंदर होना चाहिए। मेक सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी has complied with the provision of direct selling rules and is not involved in pyramid और money circulation scheme। तो इस एक डिक्लेरेशन भी देंगे कि भाई हम कोई भी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे। Have a prior written contract with its direct seller in order to authorize them to sell or offer to sell its good or services, and the terms of such agreements shall be just, fair and equitable। आप जो भी आपके मेंबर्स होंगे उनके साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्बली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, और उसमें आप ऑथराइज भी करेंगे कि भाई ये हमारे बिहाफ पर ये आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं।
और वो एग्रीमेंट भी इस तरह का होना चाहिए कि जो कि ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे की सारी शर्तें आप अपने मेंबर्स के ऊपर थोप दें और आप अपने ऊपर कोई शर्तें ना रखें। इंश्योर दैट ऑल इट्स डायरेक्ट सेलर हैव वेरीफाइड आइडेंटिटी एंड फिजिकल एड्रेस। उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसके मेंबर्स हैं उनके प्रॉपर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, उनके आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पूरे होने जरूरी हैं। बी लायबल फॉर ग्रेवियंस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय इट्स डायरेक्ट सेलर। ये हमने पहले भी बात करी है कि अगर डायरेक्ट सेलर या जो मेंबर्स हैं उसके कारण कोई भी अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेदारी एमएलएम कंपनी की होगी। इसके अलावा टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, उसे अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन भी देनी जरूरी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसे वेबसाइट पे देनी होगी, ये सब भी बात कर रहे हैं एमएलएम कंपनीज के बारे में। मेंबर्स अगर आप बनते हो आपकी क्या ऑब्लिगेशन होंगी उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी लॉ की मिल जाएगी कि आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एमएलएम का तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। अब मैंने बहुत मेहनत करके बड़े रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके और फिर मैंने देखने के बाद ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो क्या है वेबसाइट पे क्या क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, उसकी ब्रांचेज, तो ब्रांचेज भी आप देंगे, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और ग्रेवियंस रेड्रेसल ऑफिसर यानी कस्टमर केयर का नंबर, टिकट नंबर फॉर ईच कंप्लेंट लॉज। यदि कोई भी कंप्लेंट लॉज होती है तो आप उसका टिकट, एक यूनिक आईडी, एक टिकट जनरेशन होगा कि भाई ये कंप्लेंट है, और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन कि भैया हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है, हमारी रिफंड पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, किसी गुड्स के ऊपर वारंटी है या कोई गारंटी है तो कैसे मिलेगी, डिलीवरी हम कितने दिन में देंगे, मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे देनी होगी। इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल पेमेंट मेथड, द सिक्योरिटी ऑफ दोज पेमेंट मेथड्स, तो आपको पेमेंट किस तरह से करना है उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी सिक्योरिटी कैसे है, जैसे कि आप पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं या आप बैंक के थ्रू करते हैं, आप कौन सा पोर्टल आप यूज कर रहे हो, तो यानी कि आपका वेरीफाइड पोर्टल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जी वो हैक हो जाए सिस्टम आसानी से वो सभी चीजें। टोटल प्राइस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इन सिंगल फिगर along with the breakup of price showing all compulsory and voluntary charges including delivery charges, postage and handling charges, conveyance charges and applicable taxes। तो आपको एक तो टोटल फिगर देनी है कि भाई अल्टीमेटली जो एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो कितने का है, और उसका आपको ब्रेकअप भी देना होगा कि भाई इसमें हमारे जैसे मेंबरशिप चार्जेज है, आपने कोई कन्वीनियंस चार्जेस आपने ले लिए, आपने डिलीवरी चार्जेस ले लिए, हैंडलिंग चार्जेस ले लिए, कन्वेंस है या कोई भी जीएसटी लगता है तो जीएसटी के चार्जेस, टीडीएस, टीसीएस एक्सेट्रा, कोई भी यदि आपके चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस आपको ब्रेकअप में देने होंगे। लेट से प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए की है जी, इसके ऊपर मेरे अपना कमीशन इतने रुपए का होगा, प्लस मैं इसमें इतना वॉलंटरी चार्जेस ले रहा हूँ, मैं इसमें मेरे डिलीवरी चार्जेस होंगे, इतनी मेरी कन्वेंस चार्जेस होंगे और टोटल मिलाकर के प्लस इतना मेरा इसमें जीएसटी है। Provide correct and complete information at pre-purchase stage to enable buyer to make informed purchase decision। और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से उनको बतानी होगी जिससे कि जो परचेज करने जा रहा है आपका गुड्स वो उसको सारी डिटेल उसके पास अवेलेबल होगी, भाई अल्टीमेटली मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसमें मेरे को क्या क्या चीजें, किस किस चीज के मैं कितने कितने पैसे दे रहा हूँ। और ये सारी चीजें आपको कहाँ करनी है, अपनी वेबसाइट पे करनी है, यानी कि बिना वेबसाइट के आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगला है दोस्तों, एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय कंज्यूमर थ्रू इट्स ऑफिसर और ब्रांचेज। तो ये आपका कंप्लेंट के लिए हो गया कि भैया अपना टेलीफोन, मोबाइल नंबर वगैरह आपको देना है। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डायरेक्ट सेलर्स, ये हमने ऊपर पहले भी बात कर ली है कि भाई सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं डायरेक्ट सेलर्स के। अगला है दोस्तों, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फाल्सली रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज ए कंज्यूमर और पोस्ट रिव्यू अबाउट इट्स गुड्स और सर्विसेज। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने रिव्यूज खुद डालने शुरू कर देते हैं, फेक रिव्यूज जिसको हम बोलते हैं, या एज ए कंज्यूमर बता देंगे सर मैं तो कंज्यूमर हूं, मैंने आपका माल लिया, बड़ी अच्छी कंपनी है, फलाना है, ठिकाना है, और उसके बारे में बड़ी बड़ी लब 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 उन्होंने बातें कह दी। आप अब ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। साथ ही ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच explicitly and or implicitly vouches for the authenticity of the goods or services sold guarantees। तो जो हमने पहले भी बात कर ली कि भाई ऑथेंटिसिटी जो रहेगी अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी की रहेगी।
Notwithstanding the distribution system adopted by it, a direct selling entity shall monitor the practice adopted by its direct seller and ensure compliance with these rules by means of legal binding contract with such direct seller. तो उसको भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कई बार होता है कि डायरेक्ट सेलर के थ्रू होता है, मेंबर्स के थ्रू आप लोग करते हैं, तो हमें जो कंपनी है उसे ये देखना पड़ेगा कि भैया सारी कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसलिए से शुरू में बात हुई थी, हमने पहले भी इससे पहले बात करी कि जी उनके जो कंपनी है और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट पहले से होना चाहिए। और every direct selling entity shall maintain a record of relevant information allowing for the identification of direct sellers who have been delisted by the direct selling entity and such list shall be publicly shared on its website. साथ ही यदि किसी कारण से आपने अपने किसी मेंबर को डीलिस्ट किया है तो उसकी लिस्ट भी आपको वेबसाइट पर देनी होगी। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज के केस में जो कंपनी एमएलएम का काम स्टार्ट कर रही है। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशंस मेंबर्स के ऊपर। मेंबर्स के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ने लगाई है वो अब देख लेते हैं। तो पहली बात रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। सेकंड पोजीशन, एट द इनिशिएशन ऑफ एनी सेल्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सही इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी, आप ये कहते हो साहब कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, कंपनी से भी आप सही इंफॉर्मेशन लेंगे और आप भी आगे सही इंफॉर्मेशन देंगे। मेक एन ऑफर टू द प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, प्राइस, क्रेडिट टर्म्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड पॉलिसी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको अपने कस्टमर को बतानी होगी एज ए मेंबर। तो ये नहीं कि साहब वेबसाइट पे लिखा हुआ है देख लीजिए, आप उसको पूरी तरह समझाएंगे कि भैया हाँ ये टर्म्स कंडीशंस ही। अगर आप वेबसाइट का रेफरेंस देते भी हैं तो वेबसाइट का फिर उसको लिंक प्रोवाइड करा दीजिए कि देखिए आप इस जगह पे जाकर के, ये लिंक है, आप इस पे जाकर के जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो आप वहां पर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोवाइड एन ऑर्डर फॉर्म टू द कंज्यूमर एट और प्रायर टू द टाइम ऑफ इनिशियल सेल। तो आप उसको ऑर्डर फॉर्म देंगे भाई आपने एक्चुअली ये चीज का ऑर्डर किया था, कि कल को ये डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए कि जी मैंने एक्स प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था और आपने मुझे वाई प्रोडक्ट दे दिया है। इंश्योर दैट एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो माल दे रहा है, जो उसने ऑर्डर किया है वही माल आप आगे दोगे। नेक्स्ट है टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर। तो अब जो मेंबर है उसको भी ये बात ध्यान देनी है कि यदि उसके कंज्यूमर ने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको दी है, जैसे कई बार पैन कार्ड वो मांग लेते हैं या कई बार उन्होंने उसको मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसके पास सभी सही सलामत रहे। ऐसा नहीं कि वो उनका मिसयूज करे या आगे किसी को फर्दर वो सेल नॉट चार्ज एनी फीस, एंट्री फीस और सब्सक्रिप्शन फीस। सबसे बड़ी बात, वो कोई भी एंट्री फीस या सब्सक्रिप्शन फीस अब अपने मेंबर से आगे वो चार्ज नहीं कर सकता। यानी उसे प्रोडक्ट सेल करना है, वो प्रोडक्ट को सेल करे, वो ये नहीं कहेगा कि साहब आपके प्रोडक्ट को खरीदना है लेकिन उससे पहले आपको 100 रुपए मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी या एंट्री फीस आपको देनी पड़ेगी या सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। तो ये इसके अलावा ए डायरेक्ट सेलर सेल नॉट विजिट ए कंज्यूमर्स प्रोमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रॉपर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल। तो अब आपको कहीं भी आप जाओगे तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड आप लेके चलोगे, कंपनी का जिस कंपनी ने आपको अपना मेंबर बनाया है उसका कार्ड आप लेके चलोगे और प्रायर अपॉइंटमेंट लोगे कि भैया हाँ जी मैं आपसे मिलने चाहता हूँ। यानी कि आप जबरदस्ती किसी के पल्ले नहीं पड़ोगे, जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं चढ़ोगे। प्रोवाइड एनी लिटरेट, यानी कि ए डायरेक्ट सेलर सेल नॉट प्रोवाइड एनी literature to a prospects which has not been approved by the direct selling entity। यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी लिटरेचर या कोई भी क्या कहते हैं ब्राउशर बना करके उनको नहीं दे सकता, वो वही ब्राउशर्स देगा जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यानी कंपनी ने उनको दी हुई है। रिक्वायर ए प्रोस्पेक्ट टू परचेज एनी लिटरेचर और सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट। तो वो कोई भी परचेज के लिए नहीं कहेगा कि भैया आप क्या कहते हैं ये लिटरेचर्स ले लो या सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि डायरेक्ट सेलर्स को नहीं करनी है। इसके अलावा एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर्स सेल इंश्योर। अब ये तो हमने बात कर ली कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी को क्या करना है, यानी एमएलएम कंपनी को क्या करना है और मेंबर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इन दोनों को किन किन बातों का नॉर्मली ध्यान देना है। बेसिकली क्या देना है, द टर्म्स एंड द ऑफर्स आर क्लियर, यानी कि उनके जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो मेंबर्स के साथ हो चाहे वो कस्टमर के साथ में हो। Second है the presentation and the other representations used in the direct selling shall not contain any product description, claim, illustration or any other element which directly or indirectly implication is likely to mislead the consumer। तो कोई भी आप गलत इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शंस के बारे में, क्लेम, कोई भी गलत क्लेम नहीं करोगे। कोई मिसलीडिंग, नेक्स्ट है आपका एनी मिसलीडिंग
डेसेप्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आर नॉट यूज्ड। कोई मिसलीडिंग आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, एक ये नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड टू द कस्टमर एज बीइंग ए फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च। आप ये नहीं कहोगे सर मैंने मार्केट रिसर्च की थी, इसमें बहुत अच्छा ये था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं देनी है। तो ये कुछ उनके बेसिकली यही है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो आपने पहले डिस्कशन किया था वो लगभग सारी चीजें यहाँ पर दोबारा से कहिए कि आप इन सब चीजों का ध्यान। आप चाहे तो इसको आप मुझसे आप कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो और आप अपना नंबर देंगे तो हम इसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं पूरे के पूरे लिटरेचर को आपके नॉलेज के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यदि आप चाहते हैं इसे डिटेल में पढ़ना। तो दोस्तों हम अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। तो दोस्तों जैसे कि ये तो कुछ उनकी लायबिलिटीज थी, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि every direct selling entity to establish a adequate grievance redressal mechanism and display the current and updated name, contact detail including telephone number, email address and designation of such officer on its website, and the detail of its website shall also be prominently printed on the product information sheet or pamphlet। तो पहली बात, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन में देखो, कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो कहाँ पे कांटेक्ट करें, तो आप उसका मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी कांटेक्ट डिटेल्स, नाम, एड्रेस, सब कुछ आप अपनी वेबसाइट पे दोगे। साथ ही जितने भी आप पम्पलेट्स वगैरह आप शेयर करते हो या आप अपने ब्राउजर्स वगैरह बनाते हो तो वहां भी इन सारी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेवियंस रिडर्सल ऑफिसर टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट, जो इसके बारे में ऊपर भी बात हुई थी कि भाई आप उसको एक यूनिक टिकट नंबर दोगे कि भाई आप कोई भी बंदा अगर कंप्लेंट करता है तो उसका कंप्लेंट नंबर होगा और विद इन 48 आवर्स आपको वो कंप्लेंट नंबर उसको देना पड़ेगा। And within 48 hours of such receipts, such complaints and redress the complaint normally within a period of 1 month from the date of receipt of the complaint, and in case of delay of more than 1 month, region of the delay and the action taken on the complaint are informed to the complainant in writing। तो बेसिकली 48 घंटे के अंदर तो आपको देना है कि भाई ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये टिकट नंबर है आपका, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये उसकी कंप्लेंट को खत्म करना भी होगा, उसकी कंप्लेंट पे आपको सुनवाई करनी होगी। और यदि 1 महीने से ज्यादा लगता है तो आप उसे राइटिंग में लिखोगे, बताओगे कि भैया ये रीजन है, इस कारण से मैं भी आपकी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगला है एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर हु शैल बी रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो नोडल ऑफिसर होगा जो क्या कहते हैं आपके जो भी एक्ट के प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, उन सभी को इंश्योर करेगा। जैसे कि अभी हमने इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमने जानी समझी, तो उन सभी के बारे में वो ध्यान रखेगा। तो दोस्तों ये है बेसिक जानकारी जो रूल्स आए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए जो एमएलएम का काम करना चाहते हैं, जो एमएलएम में मेंबर्स बनना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेकर के आई है गवर्नमेंट, कुछ रूल्स बनाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब आप अगला बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहेंगे अगर एमएलएम का, या आप किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे एज ए मेंबर, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर, हमारा नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप आप इस नंबर। दोस्तों हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।